बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और ये बता दूं कि जनाब जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा हूं तो बारिश का सिलसिला जनाब जो है वो शुरू हो चुका है और आप भी यकीनन बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जनाब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ख़ास तौर पर जन्नत जमशेद और हम सबका फेवरेट मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान लेकर हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आपने मौसम की बात की, वाकई में मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ना एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। कभी मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, सुबह में गर्मी होती है, शाम में सर्दी होती है। तो मेरे ख्याल में जो आगे आने वाले 3 महीने हैं ना, उसमें मौसम जरा मॉडरेट हो जाएगा। और वैसे मुझे ऐसा मौसम पसंद है। कैसा मौसम? हब्स वाला? नो, जिसमें ना सर्दी हो ना गर्मी हो, हाँ, बैलेंस हो। लाइक मौसम में भी बैलेंस होना चाहिए, जिंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए। देखे ना जन्नत, सुबह भी जब हम उठे हैं तो बड़ी खुशगवार ठंडी हवाएं चल रही थी, दस्तक दे रही थी, बारिश की नवीद भी सुना रही थी और जनाब आखिर बारिश बरस गई। लेकिन तब बरसी जब हम ऑफिस के अंदर एंटर हो रहे थे। कोई बात नहीं, आप ऑफिस में एंटर तो हो रहे हैं, तो आप खैर एग्जिट भी हो जाएंगे बहुत जल्दी ऑफिस से प्रोग्राम करने के बाद। ये तो देखे ना, अब उनके दिल की ख्वाहिश है जो भी कहना चाह रही हैं दबे लफ्जों में। लेकिन हम जनाब मशरिक वस्ता की बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल जो है मजीद ख़तरनाक होती दिखाई दे रही है। ईरान पर इसराइल और अमरीका की तरफ से मुसल्लत जंग के आगाज़ के बाद पहली बार अब व्हाइट हाउस में ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान की पिकेक्स पहाड़ी, जौहरी और अवामी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी को जंग में तोसी समझा जाएगा। ईरान, सऊदी अरब, ओमान के सिफारती राब्ते भी हुए हैं, तो क्या खित्ते को नई जंग से बचाया जा सकेगा? मॉनसून का नया ताकतवर सिलसिला जो है वो आज से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, जिसका हम तस्करा भी कर रहे हैं। ये जनाब 5 अगस्त तक जारी रहने वाला है। ये स्पेल कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर माहिरीन की राय चाहते। बिल्कुल। और आज के शो की अगर बात करें तो वो इस लिहाज से मुनफरिद भी है क्योंकि हर्बलिस्ट नईमा आपा हमारे साथ होंगी, जो कि चेहरे की कुदरती चमक, छाइयों और गैर ज़रूरी बालों के मुकम्मल खात्मे का हमें हल बताएंगी। और नईमा आपा से बराह रास्त आप भी गुफ्तगू कर सकेंगे और अपने मसाइल का हल जान सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नौजवानों का एतमाद क्यों बढ़ रहा है, नौजवान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को बेहतर ऑप्शन क्यों समझ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और आज हम ये भी उज़ैर जानेंगे कि अक्सर रात को 2 से 3 बजे के दरमियान अचानक आंख क्यों खुल जाती है और फोन राब्ते ऐसे हो तो फिर खुली जाती है। हाँ। नहीं, जिनके राब्ते नहीं भी होते उनकी भी आंख खुल जाती है। अच्छा। ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। और अक्सर ये भी देखा है कि अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही लोग जाग जाते हैं। ये भी है, आपको खौफ भी होता है जन्नत कि पता नहीं कि अलार्म बजेगा या नहीं बजेगा। लेकिन कहते हैं कि रात सोने से पहले अगर आप अपने दिमाग को, ब्रेन को बताएं ना कि मुझे 3 बजे उठना है, तो आपको उठा देते हैं। सबसे अच्छा अलार्म आपका ब्रेन है। आपके साथ कभी आपने एएम का अलार्म लगाया हो, सोचा एएम में उठने का हो, लेकिन वो अलार्म पीएम का लग गया हो गलती से? बहुत दफा ऐसा होता है ये तो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दफा हुआ है और यकीनन आप लोगों के साथ भी ये बहुत दफा हो चुका होगा। तो उज़ैर, पहले सेगमेंट की जानी बढ़ते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करते हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद कशीदगी के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग के आगाज़ के बाद पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की है। जबकि सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदा न होने की सूरत में एटमी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खुली धमकी भी दे दी है। और ईरान ने अपने हुर्मुज़ की बंदिश के साथ साथ मुंजमद असासे हासिल करने वाली कंपनियों के जहाज़ों को रोकने का ऐलान किया, जिससे आलमी तवानाई की मंडियों में शदीद बहरान का खदशा पैदा हो गया है। इस जंगी और सिफारती पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। माहिर दिफाई उमूर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। जंग के आगाज़ के बाद नेतन्याहू की ट्रंप से पहली व्हाइट हाउस मुलाकात और ट्रंप का ये बयान देना कि नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं, अमेरिका और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात में क्या किसी तनाव की अक्कासी करता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जरा वैसे ही जॉली हो रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच उज़ैर एंड जन्नत एंड गुड मॉर्निंग। आपने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया और जो बातें आपने प्रोग्राम के शुरू में कही हैं वो ऑलमोस्ट हर एक के साथ ये ड्रामा सुबह होता है जी। आज भी हमारे साथ हुआ। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द वॉर, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी किसी भी स्टेटमेंट को हमें सीरियस लेना होगा, चाहे वो जॉली मूड में हो या जॉली मूड में ना हो। द वर्ल्ड इज विक्टिम ऑफ हिज वॉर ऑफ चॉइस। मैं विक्टिम इसलिए कहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इम्पैक्ट हो गया जी उनके इस वॉर की वजह से। एक ऐसी वॉर, अनवांटेड वॉर, जो दुनिया के ऊपर थोप दी गई है
प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का इस वक्त अमेरिका में होना इस चीज़ की अक्कासी करता है कि ही वांट्स टू ड्रैग हिम बैक इनटू द हॉट वॉर। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल की जो उज़ैर चैलेंज है दुनिया को जी वो ये आ रहा है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या जो आपकी पॉलिटिकल फेलियर्स हैं उनको भी आप वॉर से कवर करना चाहते हैं। यस आपके जो क्रिमिनल फेलियर्स हैं या निग्लिजेंसेस हैं या इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको आप वॉर से कवर करना चाह रहे हैं। जी तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट पे वॉर करते हैं और ये वॉर भी कोई उससे इतनी दूर नहीं है। 4 प्रेसिडेंसीज गुजरी जब से नेतन्याहू ट्राई कर रहे थे कि अमेरिका इस वॉर में आए और अब प्रेसिडेंट ट्रंप को घसीट कर वो ले आए हैं इस वॉर के अंदर। बट एनीवेज सिचुएशन इज स्टिल वेरी प्रिकेरियस, बड़ा अनप्रडिक्टेबिलिटी अटैच है। लेकिन आज नहीं तो कल इन्होंने मुज़ाकरात तो करने ही करने हैं। जी अगर मुज़ाकरात ना करने होते तो वो जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसको कभी ये साइन ना करते। लेकिन सर एक कंफ्यूजन भी बट तो है ना, दोनों एक इस तरफ वक्त ट्रम्प जो जो है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक तरफ ट्रम्प मुज़ाकरात की बात करते हैं तो दूसरी जानिब वो धमकियां देते हैं, ईरान की पेकस पहाड़ी पर वो हमला करने की बात करते हैं, जौहरी तंजीबात और पुलों को तबाह करने की वो धमकियां देते हैं। वाकई ये फौजी इकदाम की तैयारी है या सिर्फ एक नफ्सियाती और सिफारती दबाव का एक हरबा है? देखिए इस वक्त तो चिकन्स गेम हो रही है। चिकन्स गेम ये होती है कि कौन पहले ब्लिंक करता है जी, कौन पहले बैकफुट पे जाता है। आपने 14-15 दिन की एक एडिशनल एप्लीकेशन करके भी देख ली। देखिए इस वक्त जो ईरानियन स्टेट है उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। वो लोग जो प्रेसिडेंट ट्रंप आज से कुछ अर्सा पहले समझ रहे थे कि सड़कों पर निकल आएंगे जब कैपिटेशन हो जाएगी, जी और ऑलरेडी वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे अपनी रजीम के खिलाफ, वो एंटी रजीम निकल आएंगे और हम रजीम चेंज करेंगे और फिर अपनी पॉलिसीज़ को परसू करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। आज जो एक आम ईरानी भी है, अदर देन दोज हु आर एसोसिएटेड विद दी जो आइडियलॉग्स हैं, उनके अलावा भी वो अराउंड 20 मिलियन के करीब हैं। उनके अलावा भी जो आम ईरानी है वो भी अभी जो इस वक्त मौजूदा जो उसकी तकलीफ है, तकलीफ में बहुत है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, बहुत और तकालीफ उसको ज़रूर है। वो समझता है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका और इसराइल पे है जिन्होंने वॉर आके मुसल्लत की है। तो और भी वो तैयार हैं थोड़ा सा पेन लेने के लिए। तो आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन कर रहे हैं मिलिट्री की, एट द एंड ऑफ द डे आपने मुज़ाकरात ही करने हैं। फॉर दैट मैटर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो, कोई भी मिलिट्री एप्लीकेशन है, वो एक लीवरेज तो आपको मिलिट्री लेवरेज तो देती है लेकिन एंड गेम नहीं देती वॉर की। आपको वो करनी पड़ती है डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के साथ। तो वो उसने आना तो है, तो वो भी कंडीशन करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका खुद भी बहुत कंडीशन हो चुका है। एक सुपर पावर जिसने कहा था मैं 3-4 दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लूंगा, नहीं वो कर आज सका देख लें कितने दिन हो गए इस वॉर को शुरू हुए लेकिन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। जाहिद साहब, अब अमरीकी हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को जंग से ज़्यादा मौशी पाबंदियां जो है झुका सकती हैं। क्या वाकई मौशी नाकाबंदी करना, मुंजमद असासों की बहाल कर बात करना कि जी जो नुकसान हो रहा है वो हम उससे पूरा करेंगे, ये तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर कर सकती है? उज़ैर मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी कॉमन थर्ड पर्सन देखे, बहुत से एनालिस्ट पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी वो यही कह रहे थे कि जब आपको $300 बिलियन अप फ्रंट फॉर द रिहेबिलिटेशन, $100 बिलियन अनफ्रोजन हो रहे हैं आपके एसेट्स, तेल की तरसील मिल रही है, तो जब इतने बड़े को इकोनॉमिक एडवांटेज हो रही है और एक न्यूक्लियर ही है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी तैयार थे काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ करने के लिए, तो वाई आरंट ईरान टेकिंग दिस? ईरान ये चीज़ निकली है, फ्लो हुई है, ईरान इज़ प्रिपेयर टू टेक दिस इकोनॉमिक कास्ट। वही मैं जिक्र कर रहा था कि अभी आम ईरानी भी तैयार है कि हम थोड़ा सा ये कास्ट बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन इस वॉर को वंस फॉर ऑल ख़त्म करना चाहते हैं। वो जो बदएतमादी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है दोनों के दरमियान, वो इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसको ईरान को फियर्स है कि ये 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल 2 साल बाद फिर मेरे ऊपर जंग ना मुसल्लत कर दे। बिल्कुल। तो वो जो हुर्मस का उसने जो लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है, जो इस वॉर का ही बाय प्रोडक्ट है, उसी के जरिए न सिर्फ वो अमेरिका को डिटर करना चाहता है फॉर एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और एनी फ्यूचर कोई एक्सपेरिमेंट वो करें ईरान के खिलाफ, एंड दे वांट टू डिटर इजराइल। सो दैट्स व्हाई ईरान इज क्रिएटिंग कास्ट। कास्ट कैसे क्रिएट कर रहा है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पेन रीजन के अंदर। वो कहता है जब मुझे तकलीफ है तो फिर सारा रीजन जो भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है वो उसको भुगते। नंबर 2, वो इकोनॉमिक प्रेशर्स डेवलप कर रहे हैं। ईरान के ऊपर भी इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, हम सब के ऊपर भी इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। पूरा ग्लोब इज अंडर इकोनॉमिक प्रेशर। रोज आप सुबह पहले तो देखते हैं, पहला ट्वीट क्या आता है कि आज प्राइस क्या हो गया जी,
और जी फिर आप 1 रुपया सस्ता भी होता है तो पूरा मुल्क उसके ऊपर शुरू हो जाता है, कभी महंगा हो रहा है, तो कब ये स्ट्रेस में आ रहा है। तो ईरान हैज स्ट्रेटेजाइज्ड लाइक दिस कि एंटायर वर्ल्ड शुड टेक केयर ऑफ दिस जाहिद साहब, होल इस पे सिनेरियो, और ज्यादा वो किरदार पार्टिसिपेट। हुकूमत का भी है। मतलब आलमी मार्केट में तो कीमतें जो हैं वो $100 से कम होकर कई नीचे चली गई हैं। 86 पे कल तक थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो असर जो है वो पास ऑन नहीं किया जा रहा, इसलिए अवाम ज्यादा तसब्जुब का शिकार। तजब्जुब का तो शिकार है, लेकिन हमें डिसिप्लिन भी थोड़ा सा पैदा करना होगा ना। हर घर के बाहर उज़ैर 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, हमारी हैबिट्स जो है वो यार वेरी लेकिन सर लग्जूरियस। चला मैं फ्यूल ये नहीं कह एफिशिएंट ही रहा रहे कि हैं। गवर्नमेंट नहीं कर रहा। हम ओवरऑल हमें अपने अपने अंदर कल्चरल चेंज लाना बिल्कुल होगा। सर, आप लंदन सही कह में रहे तो हैं, कुछ आप वॉक तब्दीलियां हमें करके खुद भी ऑफिस करनी में जा पड़ेंगी। सकते हैं। लंदन में, अमेरिका में तो हम वॉक कर करके किधर किधर तक जा सकते हैं, मेट्रोज में फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि गाड़ी से कदम बाहर रखे तो ऑफिस के अंदर हो, ऑफिस से गाड़ी से कदम बाहर रखे तो मॉल के ये अंदर। तो हाँ, वी हैव बहुत टू कल्चर मौसम भी वैलिड जरा पॉइंट है। हाँ, बहुत वैलिड पॉइंट है। मौसम भी असरअंदाज होता है ना जरा जन्नत इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, हम अपने टॉपिक की जानिब दोबारा आते हैं। सर, ओमान की जानिब से आप नए मलाका के मॉडल पर आपने हुर्मस के मुश्तरका इलाकाई इंतजाम का नया मंसूबा कितना काबिल अमल होगा? क्या ईरान अपना यकतरफा कंट्रोल छोड़ने पर तैयार होगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर वो जाते हैं, कलेक्टिव आर्किटेक्चर में, देखिए उसमें उन्होंने जो ईरान के थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है उसके नज़दीक एक और ऑप्शन रखी है। वो सम काइंड ऑफ नॉट टैक्स बट सर्विसेज चार्जेस की शक्ल में, या इस तरह के चार्जेस की शक्ल में वो कुछ ना कुछ रखता चाहते हैं। जैसे आपने जिक्र किया दूसरी स्टेट्स में भी अरेंजमेंट्स हैं। तो वो देखते हैं उसको कैसे वो लेना चाहेंगे। लेकिन वो अपना जो कंट्रोल है, जो लेवरेज है, बदएतमादी सबसे बड़ी बुरी चीज हुई है। ये बिल्कुल। बदएतमादी न सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान है, बल्कि ईरान की बदएतमादी रीजनल कंट्रीज पे। वो अभी तक समझते हैं कि ये ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका ही हमारे साथ डील कर रहे हैं। तो वो कंट्रोल तो कोशिश काफी हद तक रखने की कोशिश करेगा। बट जन्नत, एक चीज हमें समझने की जरूरत है, ईरान भी इस ह्यूब्रिस, ये जो लेवरेज होती है ना, लेवरेज जी। लाइक हुर्मस की जो लेवरेज है, ये इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप कुछ अर्सा तक उसको अपनी डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, मिलिट्री क्वर्जन में, इकोनॉमिक क्वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एनिमी होता है या जो अपोजिंग कैंप होता है, वो उस लेवरेज को कम करने के लिए मुख्तलिफ मेयर्स लेनी शुरू कर देते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लूज द वैल्यू। जब वो डर उस यू लूज द वैल्यू, फिर आप उस एसेंडेंसी के साथ या उस पॉइंट की ऊपर से फायदा नहीं उठा सकते। तो ईरान विल हैव टू कॉल दिस कि आपने कब तक इसको इस्तेमाल करना और कब इसका फायदा उठाना है। यू कांट कीप योर नेशन इन अ परपेचुअल स्टेट। एक प्रोलॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉर में आप नो वॉर नो पीस में भी नहीं रख सकते। पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है एज अ मीडिएटर कि पाकिस्तान, ईरान जो है वो अलग अलॉन्ग विद अदर रीजनल कंट्रीज एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, इकोनॉमिक प्रोग्रेशन में, कलेक्टिविज्म के अंदर आए, ताकि जो दूसरे मामलात है, देखें सेक्रेटेरियन मामलात तो यहाँ पर मौजूद हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रही हैं वॉरफेयर के बीच में क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज अ डेंजरस फिनोमिना। ये तेल का इलाका जरूर है, इसके अंदर जब लड़ाई और जंग और फायर और बंदूक आएगी तो आग ही लगी रहेगी। ऑलरेडी वी ऑल आर सफरिंग इन दिस रीजन। और फिर हमारा नेबर है, तो पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि एक कलेक्टिव उसके अंदर आए। जितनी ये वार फैलेगी उतनी बदएतमादी में इजाफा होगा, मिसट्रस्ट में इजाफा होगा, एंड इट इज अ डेंजरस फिनोमिना फॉर एवरी पर्सन लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ना सिर्फ खत्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके असरात। और देखिए अगर हम जनरल साहब, तो जहाँ जहाँ असरात नहीं पहुँचे थे डायरेक्टली इस चीज़ के, वहाँ भी अब क्या आप समझते हैं पहुँचने वाले हैं? मैं बात करूँ जिस तरह से यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया, फिर रशिया ने जिस तरह से उस पर रद्द अमल दिया, तो क्या अब उन ममालिक में भी, उन खित्तों के अंदर भी ये जंग जो है अपने असरात दिखा रही? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन ये रीजन तो जी इस वॉर के साथ जुड़ चुका हुआ है। देखिए, रशिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ईरान, चाइना इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ईरान। और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने ये अटैक किया है रशियन शिप को, जो ईरान बाउंड था कमर्शियल शिप को, वो उसने क्लियर सिग्नल दिया है कि जी आप मुझ पे भी तवज्जो दें, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को उसने सिग्नल दिया है कि जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके साथ तुम वो मेरे पे हमले कर रहे हैं, तो मैं आप पे भी हमले करूंगा। वो फैलाना चाह रहे हैं कैनवस, और इकोनॉमिक क्वर्जन ईरान को भी बता रहे हैं कि आपकी और भी जो इंटरेस्ट हैं बाकी पानियों में, दूसरी जगहों पर, वो हम उसको रेज करेंगे, उसका लेवल रेज करेंगे उस थ्रेट का। नंबर 1। नंबर 2, हम देख रहे हैं इस वॉर की वजह से जितने भी वाटरवेज हैं या जो स्ट्रेट्स हैं, जंग पानियों की तरफ दोबारा जा रही है।
अच्छा, ईरान भी इस जंग को फैलाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि ताकि जितने प्लेयर्स अटैच होंगे वो उतने ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बैलेंस नहीं रहेगी, ये नुकसान अच्छा। पहुंचाएगी। देखिए एक चीज़ उज़ैर, जो फंडामेंटल चीज़ है वो हमें समझने की ज़रूरत है। जो JCPOA था, जी। जो ऑलरेडी एक मुआहदा, तो उस वक्त चाइना और रशिया भी हम्म। अमेरिका के साथ या बाकी मुल्कों के साथ खड़े होकर एक न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ। 3% से वो कम इनरिच कर सकते थे। अब वो कहते जी आप ज्यादा, जब आप उससे निकले हैं, आज रशिया और चाइना अलग खड़ा है और वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। आपने डिवीजन किया है, वो कंट्रोल को खराब किया। तो दैट्स वाई इस वॉर का जो फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट है टू वेज दिस वॉर, वो पीस की तरफ नहीं है, वो मजीद लड़ाई की तरफ ही है। तो दैट्स वाई जब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो तो मिलिट्री आपको कभी भी एंड गेम्स एंड रिजल्ट्स नहीं लेके दे सकती। तो दैट्स वाई इसका दायरा कार जो है वो वसी होता चला जा रहा है। और वॉर ऑफ चॉइस, देखिए अमेरिकन अवाम इस वॉर के पीछे नहीं खड़े, तो और कौन पीछे खड़ा हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना होगा, और जो मिडिल पावर्स हैं, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो अपना जो उसका लेवरेज है ऑफ हैविंग एक्सेस टू ऑल द फ्रेंडली कंट्रीज, US, ईरान, बाकी रीजन के अंदर रशिया, चाइना, उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और मिडिल पावर्स का जो रोल इन द फ्यूचर पॉलिटिक्स है, वो भी पाकिस्तान के इस रोल के बाद उभरता हुआ हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर अपनी माहिराना राय भी दे रहे थे, तज्जिया भी दे रहे थे। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो ईरान है उसकी शुरू से पॉलिसी थी कि वो इस जंग को फैलाना चाहता है, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि जनाब यूक्रेन भी यही कर रहा है, वो भी जंग को फैलाना चाह रहा है, जंग का दायरा वसी करना चाह रहा है ताकि पूरी दुनिया सफ़र करे। और अल्टीमेटली जनाब पूरी दुनिया तो सफ़र कर ही रही है जन्नत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के सामने ना आएँ, क्योंकि वो सूरत हाल को मज़ीद कशीदा कर सकते हैं, मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। हम सब अमन की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जब अमन होगा तो इंसान खुश रहेंगे। जैसे अमन नहीं है तो सब मुतासिर हो रहे हैं। जैसे कि आपने पेट्रोल की बात की, तो आम बंदा तो मुतासिर होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो। और जो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जंग हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, इफेक्ट पाकिस्तान पे सबसे पहले आता है। और 1 रुपया पेट्रोल की कीमत कम हुई, आवाम ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? आप तो नहीं होंगे खुश। इस पे ये कमेंट करूंगा कि हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है गवर्नमेंट ने। और देखें, कम करने पे जनाब आप 1 रुपया कम करते हैं, बढ़ाने पे आप ना मेरे जख्म को दें, आप बस कर दें। लेकिन ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन फिर भी ये ना हो, ये फिर भी हम बेहतर ना हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि नहीं, कम होनी चाहिए प्राइसेस। आम आदमी सफर कर रहे हैं, उसके लिए कुछ बेहतर होना चाहिए। आम आदमी जो है ना उसको अंग्रेजी वाले सफर से निकालें ताकि वो उर्दू वाला सफर कर सके। उसके लिए तो पेट्रोल चाहिए होता है। बिल्कुल, इसी के लिए तो जनाब हम हुकूमत को बार बार ये याद दहानी करवा रहे हैं, वज़ीर पेट्रोलियम को भी करवा रहे हैं कि जनाब आपके ज़रा जो अदादो शुमार है, जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो कीमतें बढ़ा कम कर रहे हैं, उसको ज़रा गौर से देखें। आलमी मंडी में रेट क्या चल रहे हैं, फिर फैसला करें। ये दुनिया जो है जनाब अब बड़ी बाशऊर है, और लोग भी जो है वो देख रहे होते हैं सारी चीजें जो है वो 1 क्लिक पे दस्तयाब है। तो लोगों को पता है कि आलमी मार्केट में क्या कीमतें हैं और आप किस तरह से, और आवाम को ये भी पता है कि आप कितनी लेवी ले रहे हैं, जी आप कितना टैक्स ले रहे हैं। तो ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाज़रीन। हर इंसान, स्पेशली हम खवातीन, ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जिल्द शफाफ हो, दाग धब्बों से पाक हो और कुदरती तौर पर चमकदार नजर आए। लेकिन बदलते मौसम, आलूदगी और नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से छाइयाँ पड़ जाती हैं, और दाग धब्बे के जो मसले हैं वो तो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। और जन्नत, ये सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्दों की भी ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि चेहरे को बारौनक बनाना, और मर्दों ख़वातीन दोनों का ही ये मसला है, और इस बारे में बहुत ज़्यादा वो जतन भी कर रहे होते हैं, एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं। तो जनाब ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं, हमारी स्किन ख़राब क्यों होती है, और उसको जनाब अगर हो गई है तो ठीक किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे इंतहाई आसानी के साथ और बड़े कम पैसों में बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। और आज के सेगमेंट की ख़ास बात यह है कि जनाब आप हमें लाइव कॉल्स करेंगे। हमारा जो नंबर है आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, इस पे आप कॉल करें और जनाब नईमा आपा के साथ आप अपना कोई भी मसला जो है वो शेयर करें, और नईमा आपा आपको बेहतरीन उसका कोई टोटका बताएंगी जिससे आपको बहुत फायदा भी होगा। तो अस्सलाम वालेकुम नईमा आपा, कैसी हैं आप? वेलकम आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, हमेशा से आप चमक रही हैं इन चीज़ों की वजह से। कुछ ख़वातीन होती हैं केमिकल्स तरह भागती हैं, तो उनके लिए तो बेहतरीन है।
उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन आज मैं ये बताऊं कि सर आपने कहा ना कुछ खवातीन केमिकल से भागते हैं, आजकल तो खवातीन मर्द सभी बराबर हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई यानी ट्रीटमेंट इक्वली करवाते खूबसूरत हुए में हैं। हाँ आप ये इक्वली खूबसूरत हुए हुए हैं आर्टिफिशियल वे से, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं वो नजर आ जाते हैं, ठीक है, वो देर पर होते हैं। लेकिन अगर you, आप लोग हाँ जी आप मेरी बात कर रही थी हाँ आप मर्द के ना कि नहीं कुछ जो मैंने genuine मर्दों की खूबसूरती मैंने जिनमें अक्सर बात की है लेकिन आज क्योंकि कुदरती नेचर, देखिए मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, जी। मैं नेचर पे काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नेचुरल वे से अगर आप खूबसूरती का ख्याल रखेंगे तो वो देर पा होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं होता, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आप साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक आज है। इंशाल्लाह हम इस तरह की फेस की प्रॉब्लम्स जो कि खास तौर पे चेहरे के बाल हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, वक्त से पहले झुर्रियाँ हैं, ठीक है ना, टाइम से पहले जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, Lines एक आ टाइम जाती पे तो आती है। देखिए झुर्रियाँ जो होती है वो तो हमें ये एक टाइम पे जो आती थी 50 के बाद आती थी, वो तो पता चलता था कि 50 के हो गए हैं। जो बाल सफेद आते पता लगता था कि 40 के हो गए हैं, लेकिन आजकल 20 में 40 के नजर आते हैं। तो ये कि आज इंशाल्लाह हम इन मामलात को क्योर करेंगे कि आप ऑर्गेनिक हर्बल तरीके से किचन के अंदर से, अपने किचन गार्डन से, आसपास से, नेचर से कैसे अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। बहुत ही आसान आसान फार्मूले लेके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट जो करेंगे ना वो इससे करेंगे कि अगर आप लोगों के चेहरे पे फेशियल हेयर आ गए हैं, जी। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम हुआ हुआ है। सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो तो देखें आपकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। फिर ये है कि आपकी हार्मोन चेंज इस तरीके से डिसेबिलिटी, उसमें जो पीरियड्स का एक पूरा टिन्योर होता है उसमें ये होता है कि इरेगुलर, ठीक है, फाइब्रॉइड हो गई है, सिस्ट हो गई, किसी भी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो उसको आपने क्योर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आपका वो मसला इंटरनल चलता रहे, एक्सटर्नल आप कुछ भी लगाते रहे तो जब तक आप इंटरनली ठीक नहीं होंगे, इंटरनली ठीक नहीं होंगे तो एक्सटर्नली ये है कि आप फिर आप हमारे लोग साथ क्यों- एक कॉलर कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहां से, और कोशिश कीजिएगा कि फेस से रिलेटेड जो मसला आया जो कि आज हमारा टॉपिक भी है उस पर डिस्कशन करें, उससे मुतालिक आपका सवाल हो, बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सानिया, बताइएगा आप क्या जानना चाह रही हैं आप नईमा आपा से। मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं और अगर मैं कोई क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करूँ ना तो वो बाद में वक्ती तौर पे वो जो पिंपल्स है वो तो हट जाते हैं, बट जो स्पॉटिंग रह जाती है, स्पॉट्स रह जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं। तो आपका इसके मतलब कोई टोटका हो तो। अच्छा आपा, ये तो वैसे बहुत कॉमन है कि किसी को पिंपल आता है, वो एक क्रीम मिलती है वो यूज करते हैं, बट उसके बाद ना निशान रह जाता है। निशान रह जाता है। तो आप ना जब पिंपल होता है ना, तो ये सबको मैं बता रही हूँ, जब पिंपल होता है तो आप इस तरह का एक प्रोसेस करें कि जिसकी वजह से आपका पिंपल भी खत्म हो और निशान भी ना छोड़े। तो मैं आज आपको बहुत ही मुफ्त का वो टोटका देने लगी हूँ, बड़ा ही आसान सा है और एक बार ही मैं बहुत बार दे चुकी, लेकिन क्योंकि रिमाइंड करवाते रहना चाहिए, भूल जाते हैं बातों को, ठीक है। तो जब पिंपल हो जाते हैं ना, बड़े हों छोटे हों, तो मीठा सोडा जो होता है ना, सिंपल मीठा सोडा, उसको अगर आप सिंपल पानी में या अर्के गुलाब में मिक्स करके उस दाने के ऊपर लेप करें, और ये 24 घंटे में आपकी एक्नी को खत्म करने वाला फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ आपने दाने के ऊपर दानों अच्छे तरीके से लगाना है, वो चिपक जाएगा। अगर ना चिपके, लेट से बिगनर्स हैं, नहीं लगाना रहा, पतला हो गया पेस्ट या कोई स्टे नहीं कर रहा है, ऑयली ज्यादा स्किन कुछ लगाया हुआ, तो एक जस्ट हाफ पिंच मुल्तानी मिट्टी डाल ले ताकि वो उसको बाइंड कर दे। पापा हल्दी, नहीं लोग हल्दी भी लगाते हैं। वो एक अलग है, वो एक अलग है, वो बताऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि इसका मसला ये है कि पिंपल चला जाता है, निशान रह जाता है, मैं पिंपल को वहां से खत्म करूंगी। आपने कोशिश करनी डायरेक्ट मीठा सोडा लगाएं, एक दफा लगा लिया, 2-3 घंटे वो लगा रहा है या जितनी देर भी लगा रहा है उसको उतार दे, लेकिन 2-3 घंटे पानी नहीं लगाना, उसके बाद फिर लगा ले। दिन में 3 बार प्रैक्टिस करें तो वो आपका दाना जो है वो, उसकी पस जो है वो खत्म हो जाएगी उधर से, और इंशाल्लाह 95% ये चांसेस है कि उसका निशान नहीं रहता। लेट से आपको निशान रह गया तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। हम वो बात करेंगे कि जिसकी वजह से ना आपके निशान रहेंगे और ना आपको दाने इंशाल्लाह बनेंगे। वो क्या चीज है? बेसन, जो हमारे सदियों से इस्तेमाल होता हुआ। अच्छा हाँ, सही है ना, सदियों से इस्तेमाल होता है। हमारी नानियां, हमारी दादियां, हमारी माएँ, इवन के हम भी बचपन में, अब तो क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आ गए मेरे पास, लेकिन इस्तेमाल बहुत 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 किया मैंने। ये सिर्फ बेसन और कच्चा दूध, ये दोनों मिक्स करें, बेसन और कच्चा दूध। बेसन अच्छा, और एक कच्चा कॉलर दूध। है, उनका भी सवाल ले लेते हैं और फिर आप जवाब मुकम्मल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आयशा बात कर रही हूँ मैं फैसलाबाद से। अच्छा आयशा, बताइएगा कैसी हैं आप, ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा बताइएगा क्या आपका इशू है फेस से रिलेटेड? जी नहीं, मापा से मैं जानना चाहूंगी कि मेरे चेहरे पे जो गैर जरूरी बाल आते हैं ना, उसको मैं थ्रेड से भी करवा लेती हूँ, कभी कभी वैक्स भी करवा लेती हूँ, लेकिन वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे।
उसके लिए मुझे कोई चीज बताएं, कोई टोटका बताएं कि इनसे मेरी मतलब जान छूट जाए। चले हम आपा से आपका पूछते हैं। हार्मोनल सिस्टम आयशा के मसले का अच्छा, हल एक निकाला। सवाल है आयशा का- इनका। आयशा, आप कॉल पे हैं? जी जी, हाँ जी, हाँ जी आपा? आपका हार्मोनल सिस्टम ठीक है? जी, परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा, परफेक्ट है। चलें फिर ठीक है, आप फिर सुनिए नुस्खा, ठीक है? जी जी, आपने अब ये शुक्रिया। करना है कि वैक्स, ठीक है, वैक्स कीजिए। वैक्स करने के बाद फौरन से देखिए, ये पाउडर है मेरे पास, ठीक है? ये पाउडर किस चीज का है? सिंपल ये वाली जो फिटकड़ी होती है हमारी, सफेद वाली फिटकड़ी, ठीक है? जी। सफेद फिटकड़ी को आपने इसको आयुर्वेदिक जबान में बोलते हैं बरियां करना, ठीक है? लेकिन सिंपल बात यह है कि तवे के ऊपर आपने इसको रख लेना है। रख के ये एक बिल्कुल खिल एक पहाड़ की टाइप बन जाएगी, बिल्कुल एक फोम झाग जिस तरह होता है समुद्री झाग, उस तरह का। फिर आपने इसको पीस लेना है, ठीक है? पीस के ये आपकी 6 महीने के अंदर स्लो प्रोसेस है, ठीक है? लेकिन ग्रोथ को इंशाल्लाह 99% खत्म कर देगा। ये पाउडर फॉर्म में आ गया मेरे पास। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आपने वैक्स की है, दूसरे हाथ में आपके ये होना चाहिए, जैसे ही आपने वैक्स की, रूट से बाल निकले, फौरन उस रूट्स के ऊपर आपने इसको इतना मसाज करना है, इतना मसाज करना है कि आपको यूं लगे थोड़ा सा शेल हो गया है। तकरीबन वो 5 से 7 मिनट लगेंगे। पहली दफा में ही जब दोबारा आपके बाल आएंगे तो वो आपके 50 to 70% कम आएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में बता रही हूँ, ठीक है? ये फर्स्ट एप्लीकेशन में ही होगा। और दूसरा ये है कि फिर आज आप शो पूरा देखें इंशाल्लाह। लास्ट में मैं एक सीरम भी बताऊंगी कि जो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो फेशियल हेयर है ये भी खत्म होंगे, आपके चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे और आपके जितने भी एक्नी ब्राउन स्पॉट है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। इंटरनल अगर ठीक है आप, तो एक्सटर्नल आप ये करके देखें। और साथ में और भी काफी सारे टोटके आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो आप देखते रहें। चले आपा, फिर आप कंटिन्यू करें। आप बेसन और दूध के बारे में बता रही थी। जी जी, मैं बेसन और दूध के बारे में बता रही थी कि ये देखिए, ये बेसन है, साथ में कच्चा दूध है। इसकी हमने बनानी है एक पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद आप एटलीस्ट 20 मिनट लगाएं। 20 मिनट लगाने के बाद वो फुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने बिल्कुल थोड़े से हाथ गीले करके जिस वक्त अपर डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें, लास्ट में आपने अपर डायरेक्शन में करना है। जिस साइड पे बालों की डायरेक्शन उल्टी जा रही है आपने उस साइड पे मसाज करना है। ये वो देसी और ये वो हर्बल तरीके हैं कि जो हमारी नानियां दादियां करती थी और उनके चेहरे पे बाल होते ही नहीं थे। वो क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जब फर्स्ट प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपके बालों की जड़ जो है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है? सेकंड एप्लीकेशन में क्या होता है, वो 30% कम हो जाते हैं। फिर वो, क्योंकि वो तो एक मुसलसल करती थी, उनके पास तो ये ऑप्शंस नहीं थे ना कि आप जाके लेजर करवा लें, आप जाके फलां चीज करवा लें, फलां चीज करवा बड़ी लें। दूर दूर से करवाना बड़ी पड़ता है, दूर-दूर जाके लोग जाते हैं। और दूर से ये कॉलर है हमारे साथ, नौरीन है भावलपुर से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नौरीन, आप बताइएगा आपका मसला क्या है, क्या आप जानना चाह रही हैं नईमा पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना मतलब मैंने नईमा आपका से बात करनी है। मेरे ना चेहरे पे बहुत रेडनेस रहती है, मैंने लेजर शुआएं भी लगवाई हैं तो वो रेडनेस मेरी खत्म नहीं होती। रोज़ेशिया क्या जलन भी होती है उस पे? जलन जब होती है जब मैं धूप में जाती हूँ, ये मतलब कुछ मतलब जैसे बाहर जाती हूँ, किचन में वगैरह में जाती हूँ, मतलब 24 घंटे मेरे आग के मुंह ना सामने? लाल रहता है, मतलब हीट के सामने जाती, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, ये बस ये एक मतलब एक नाइमा- सिर्फ जी जी एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दें कि आपने कोई क्रीम या कोई इस तरह की फार्मूला तो नहीं लगाई थी जिसकी वजह से एलर्जी हुई आपको? मैम नहीं मैम, मैं मतलब जैसे रंग गोरा करने वाली क्रीमें मिलती हैं वो लगाई हैं, वो एक दफा तो चिट्टा कर देती हैं हमें, तो उसके बाद अब ना मतलब मैंने छोड़ी भी नहीं है। इतना चेहरा रेड रहता है ना, तो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि आप शुआएं लगवाएं लेजर लाइट, मतलब तो आपकी हो जाएंगी। तो मैम मैंने उधर 10,000 भी भर दिए, मेरा चेहरा और रेड रहना शुरू हो गया, मतलब खत्म नहीं हुआ मेरा। इसीलिए कहते हैं ये डॉक्टर्स भी जो बैठे होते हैं ना बेटा, वो इस तरह होते हैं कि आप लोगों के लिए ही बैठे। तो आप पहले स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाते, ठीक है, फिर वो जो रिकमेंड करता तो फिर आप लोगों ने करवाना। डायरेक्ट पहले आपको वो क्रीम ही नहीं लगानी चाहिए। हाँ, क्रीम ही नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन फिर देखिए फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये कर लिया कि लेजर लगवा लिया, ठीक है ना? वो अब जरूरी नहीं कि हर स्किन टाइप के लिए। तो ये जो इतने सारे डॉक्टर्स जो पढ़ के बैठे हुए थे स्किन टाइप के लिए, स्किन टाइप को समझने के लिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को देसी हर्बल और वैदिक तरीके कि जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। लेकिन फिर भी चले, आपका मसला हो गया तो मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने लगी हूँ कि जिससे आपकी स्किन का बैरियर जो डैमेज हो गया वो रिपेयर होगा। स्किन बैरियर जो डैमेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 5 से 10 रुपए में रिपेयर हो सकता है अगर आप कंटिन्यू करें तो। वो क्या चीज़ है, कुदरत ने हमारे पास बेशबहा खजाने ऐसे उतारे हैं कि हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। सबसे बेहतरीन है आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए जो इस तरह केमिकल ज़दा से, केमिकल की क्रीमों से या किस तरह के फार्मूला लगाने से या कोई और किसी वजह सिर्फ जला ना हो, आग से ना जलाओ, ठीक है ना? हमारी अपनी हरकतों की वजह जो स्किन बैरियर हमारा डैमेज हो गया वो है अलसी। अच्छा, ये मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। बट थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। करना ये है कि आपने सिर्फ 10-15 रुपए की अलसी लेनी है
और उसको आपने जेल बना के पानी में भिगो दें, 2-1 घंटे के लिए उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसकी जेल बना के रख लें। आपने फ्रिज में रखनी है वो जेल, ठीक है, और दिन में कोई 10 से 15 बार लगानी। मैं बार बार कह रही हूँ 10 से 15 बार लगानी है। कैसे लगानी? वो जेल बन जाएगी, ठीक है। आपने वो जेल निकालनी है और फेस पे लगा लेनी। लगाने के बाद वो स्किन के अंदर चली जाएगी, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। हाथों पे भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं। आप आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जब वो जज़ब होगी दोबारा फिर लगा ले, फिर लगा ले। आपने हर दफा उसको वॉश नहीं करना, ठीक है। शाम को किसी टाइम 5, 6, 7, 8 बार लगा ली, वजू करना पड़ गया तो फिर वॉश कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसी तरीके से लगा लें। आप तकरीबन मतवातर 15 दिन लगाएं। ये रोज़ेशिया हो गया, इनकी स्किन बैरियर जो है वो जल गया। ये वो पेशेंट होते हैं कि जरा सी आग के सामने जाए, जरा सी हीट पे जाए तो उनका चेहरा जो है बर्न होके इस टाइप का हो जाता है। यूँ लगता है कि जैसा ब्लड आएगा, ब्लड आ रहा है, बिल्कुल। तो ये आपका हाँ स्किन बैरियर जो डैमेज हो गया, तो आप ये बहुत ही सस्ता आसान सा तरीका है। बहरहाल आपने इसके ऊपर कोई बेसन नहीं लगाना, कोई आपने मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी, क्योंकि मजीद ड्राई करेंगे स्किन को, ठीक है। ये जो हर्बल चीजें होती हैं इनको भी समझ के लगाना होता है। इसका भी नो डाउट साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सेस अगर पानी भी आप इस्तेमाल कर ले उसका भी भी साइड इफेक्ट आ जाता है। अलसी वैसे बहुत अच्छी है, अलसी अगर आप खाएं भी तो बहुत अच्छी होती है। एक और कॉलर है, याद आ रही होंगी अलसी की पिनिया, हाँ बहुत मजे की होती है। एक कॉलर है आपा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? वालेकुम सलाम, समीउल्लाह बात कर रहा हूँ जेहलम से। जेहलम से समीउल्लाह बात कर रहे हैं। देखिए अब मर्द भी कॉल करके पूछते हैं, मेरे भाई हैं इतने अच्छे सारे हैं। अच्छा, तो समीउल्लाह बताएं आप क्या आपका मसला है, क्या आप हल तलाश करना चाह रहे हैं? सर मसला ये है कि मेरे मत्थे पे ना हल्की हल्की चिंडियां से निकलती है, चिंडियां। अच्छा। वो मैं गैस से रिमूव कराता हूँ, वो फिर भी निशान रह जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर दोबारा वो आ जाते हैं। ठीक जी चले, ठीक है सर। आप कुछ पूछना चाह रही हैं, जानना चाह रही हैं? नहीं बस समझ आ गई। वो जो ब्राउन से निकलते मत से उनको कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है ना, ठीक है सभी। हम आपका जो मसला है उसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं आपस से। आप मसला आपने इनका सुन लिया है, क्या इसका इलाज तजवीज़ करेंगे? देखिए इलाज किसका ये है कि वो कह रहे हैं कि निकल आती हैं बार बार, तो इसको तो आपको ये है इंटरनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए हाँ जी इंटरनल प्रॉब्लम होती है। इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से खास तौर पे जो मेरे देखने में आया, जो मेरे पढ़ने में आया, जो मेरे सुनने में आया, ठीक है, मैं उस पर बात करती हूँ कि आप लोगों का जब लीवर सही फंक्शन नहीं कर रहा होता, आपका स्टमक सही नहीं होता है, तब ये आपके मस्से मॉल या एक ये सिम्टम होते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं 10 साल बाद जो अपीयर होगी शुगर, जैसा मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मैंने तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, तो ये उसके भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि जो मस्से निकलते हैं। मुझे जो समझ में आया यही कह रहे हैं, आई थिंक ये जो एक वो स्किन टाइप के जो निकलते हैं और फिर वो रिमूव करवा लेते हैं। चंडिया मेरा तो ख्याल है, मुझे पंजाबी किसी समझ नहीं आई है, लेकिन जो मुझे समझ आई मैं उसी की बता रही हूँ। तो ये जो निकल आते हैं ना, ये या आप अपने लीवर का टेस्ट करवाएं, अपना इंटरनल टेस्ट जरूर करवाएं, लेकिन बहरहाल फिर आपने कहा है कि ये निशान रह जाते हैं। देखिए इंटरनल ठीक होगा तो एक्सटर्नल डेफिनेटली आपका ठीक होगा, क्योंकि जो हमारा अंदर होता है वही हमारा फेस पे सब कुछ नजर आ रहा होता है। बहरहाल इसके लिए मैं आपको ना एक टोटका दे देती हूँ कि जो आपके निशान को भी खत्म करेगा, और साथ में ये है कि छोटे मोटे जो एक होते हैं ना ब्राउन स्पॉट जो स्किन के अंदर है, ठीक है, वो नजर नहीं आते, एक होते थोड़े अपीयर होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो फील होते हैं, तो उनके हाँ जी उनके लिए मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने कंटिन्यू ये करना है कि जिस तरह आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद अब मेरे पास टॉवल नहीं है, ठीक है, मैं टॉवल की जगह ये लेके आई, ये मैंने आप लोगों को दिखाना है, ख़ास तौर पे जो हमारे डार्क सर्कल उसके लिए मैं लेके आई, लेकिन मैं आपका इनके मसले का मैं बता रही हूँ कि जैसे आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद टॉवल है दूध के अंदर, इसको आप टॉवल को डुबो के अच्छे तरीके से और इसको मसलें, ठीक है। मसलने के बाद फिर आपने एक चीज जो इसके ऊपर लगानी है वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी के साथ आपने थोड़ा सा डालना है पिंक सॉल्ट। बस इसको आपने मिक्स किस चीज में करना है, पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, वो ना हो कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो, एलर्जी हो, फिर आपको परेशानी बने। तो इसमें थोड़ा सा आपने लेमन का सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप आप इसको हाँ जी 1 से 2 ड्रॉप मिक्स करके आप उनके ऊपर लगाएं, ठीक है। आप उनके ऊपर लगाएं, लगाने के बाद आप देखें तकरीबन 20-25 मिनट के बाद थोड़ा सा वार्म टॉवल करें और इसको साफ करें, इंशाल्लाह निशान भी साथ में चले जाएंगे। ये मैं वो जिद्दी छाइयों का बताने लगी ही उसका, ठीक है, लेकिन ये आपका इनका जो वॉट रिमूव वाला, आई थिंक वॉट का ये कह रहे हैं, मुझे जहां तक समझ आई है, तो जब ये रिमूव होने के बाद जो निशान हो जाता है चले जाएगा। बहरहाल अपना समी साहब का मसला जो है वो तो आपने बता दिया, आपका कॉलर्स का तांता बंधा हुआ है। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहां से? हेलो
चलें तुमसे राब्ता बहाल करते हैं। काफी और देर वो से वेटिंग पे थे वेट तो कर रही थी। चलिए, अच्छा कोई आपा, बात अपना नहीं। डार्क सर्कल्स का आपने जिक्र किया, वो तो डार्क कॉमन सर्कल है। का। उसकी चलिए, जरा लगे- बात कर लेते हैं कि अगर नींद किसी पूरी को भी कर लें फिर भी डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे होते। वैसे अगर नींद पूरी कर ले तो 90% डार्क सर्कल चले जाते हैं, ठीक है। पानी पूरा कर ले तो वो हफ्ते में 95% एक दो दिन चले नहीं जाते पूरी हो हैं। पाती है। वो हफ्ते में एक दो आपा दिन नींद हो तो पाती पूरी है। नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, आज हम एक हर्बल पोटली बना रहे हैं, सही है बिल्कुल। देखिए नींद तो पूरी करनी पड़ेगी, उसका तो अब नेमल बदल नहीं है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि नींद एक वो हमारा एक स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, जो अगर हम इशा से तहज्जुद तक ले लेते हैं तो फिर हमारे जो ऑर्गन है वो रिपेयर हो रहे होते हैं। तो फिर हमने खुद ही जुल्म किया हुआ है ना। तो इसके ऊपर अगर हम भी बात करें या कोई भी बात करे, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल गलत होगी कि आप ये कहें कि आप सोए ना, आप खाएं ना, आप पिए ना, डार्क सर्कल का हम हल कर देंगे, फिर ये मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, ठीक है। ये देखिए आज मैं आप लोगों को ना ये जो बताने लगी हूँ, खास तौर पे आज एक तो सबसे पोटली पहले बना के आपने लिया दिखाऊंगी। खीरा। हाँ एक खीरा है, बस खीरा। आपने क्या अच्छा करना बस है, एक इंग्रेडिएंट। हाँ एक ही इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये एक डिफरेंट तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपका एक तो विजन क्लियर होगा, ठीक है। हाँ जी, आपकी पलकें ठीक होंगी, आंखों के अंदर जो छोटे छोटे से दाने नहीं निकल आते, सुबह उठते हैं तो आंखों के अंदर गंद आया होता है, ये सारे प्रॉब्लम जो है ये आपके स्वेलिंग भी होती जाएंगे, है। पफीनेस खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो रील देख देख के, मोबाइल देख देख के जो आपका विजन बिल्कुल ब्लर हुआ होता है, विजन क्लियर हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा है, आप सब बनाए, सब बना के अपने बच्चों को भी, खास तौर पे रात को जब लेटते हैं ना, तो ये एक पोटली में हर्बल पोटली खास तौर पे आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये आपने करनी कैसे है। इसमें थोड़े से आपने इसी तरीके से तोड़ के धनिया, पुदीना, सही। खीरा और 2-3 सारी कूलिंग इफेक्ट वाली चीजें आ रही हैं इसमें। कूलिंग इफेक्ट करना है हमने। ये लें, ये कर लिया। अब ये जो मैंने उठाया था, आपने करना ये है, अब इसको ये डबल कर लिया, ठीक हो गया, सही। ठीक है। ये जादुई पोटली बन रही है आपके डार्क सर्कल को, आपकी आई की जितने भी प्रॉब्लम उनको क्योर करने के लिए, ठीक है। एक पोटली से सारे मसले हल हो जाएंगे। एक पोटली से सारे मसले हल होंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर से पानी निकल रहा है, ठीक है। ये निकल रहा है, आप लोगों को नजर भी आ रहा है। ये जी, जी, जितना ये बिल्कुल। पानी निकलेगा, जहां आपके फेस पे जाएगा, जहां भी जाएगा, ये फायदा ही फायदा देगा। अब ये पोटली है, आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से बांध लेना है, ठीक है। बांध के फ्रिज में रखें, फ्रिज में रख लें। अच्छा ये वो नहीं है कि आपने उठाया और फेंक दिया, नहीं। ओके। ये देखें, ये पोटली बन गई है हर्बल पोटली आपकी, ठीक है। ये आज मैंने लाइव बना के दिखा दी। अब आप लोगों ने करना क्या है, जिस वक्त लेटें रात को, तो आपने ये पूरा आपका, इसको थोड़ी सी बड़ी कर लें, ठीक है। पूरा आपका ये आई वाला जो एरिया है, इसको अच्छे तरीके से इधर रख के और कवर कर लें, ठीक है। ये जितनी देर, तकरीबन इसका मिनिमम टाइम 15 मिनट है, मैक्सिमम इसको 20-25 मिनट रखें। जब आप इसको आंखों से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह एकदम से हमारा जो ब्लर विजन था वो क्लियर हो जाएगा। आपके ये इधर जो खास तौर पे डार्क सर्कल की वजह से ज्यादा ही डार्क हो जाती है स्किन आपकी, ठीक है, बिल्कुल जल सी जाती है, ऐसा ही है, तो हाँ। वो आपकी क्लियर होगी। साथ में ये होगा कि आपकी आंखों के अंदर सुबह उठते हैं जब, अक्सर बड़ों के भी, बच्चों के भी गंद आया होता है, ठीक है ना, एक गंद आया, तो वो क्लियर होगा। और आपकी आंखों के बीच में जो ये खास तौर पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैंने बताया था इससे ये मसला हल हुआ है, तो वो छोटे छोटे दाने निकलते हैं वाइट से, और जो खारिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी पलकें झड़ती हैं, ठीक है। आपकी पलकें झड़ती हैं, ये इंशाल्लाह ये वाली पोटली जो है ये आपके तमाम मसाइल का हल है। कितने में बने देखिए, आधा खीरा लगा है, 2-3 पुदीने के पत्ते लगे, 2-3 धनिए के इसका पत्ते अरोमा लगे, यहाँ पे फील हो रहा है हमें। हो रहा है। देखिए ना कितनी खूबसूरत इसकी खुशबू है। और इसको ये है कि बाद में जिसे फ्रिज में ठंडी रखी, मेकअप करने से पहले आप ये करें कि उठा के पूरे फेस के ऊपर इसके साथ क्लींजिंग कर करें, सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छे तरीके से रब करें। उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद अपना मेकअप करें, आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। सेकंड ये है कि जो हाइड्रेट करेगी, आप स्किन टाइटनिंग का काम करेगी। हाइड्रेट भी करेगी, स्किन को टाइट भी करेगी, ठीक अच्छा है। आपा, कॉलर हाँ, लाइन पे हमसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ, शमसा बात कर रही हूँ। अच्छा शमसा, बताइएगा कि आप नईमा आपा से क्या पूछना चाह रही हैं? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आयरन डेफिशिएंसी, आपने आयरन का टेस्ट करवाया है अपना? ब्लड कितना है? ब्लड मेरा पूरे 14 है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है माशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या जी, जी। स्किन ड्राई है आपकी? नहीं, स्किन मेरी बहुत ऑयली स्किन है। स्किन ऑयली है। स्किन ऑयली है, फिर एड़ियाँ पड़ जाती है। पानी का काम तो ज्यादा नहीं करती हैं? नहीं। शमसा, टीवी की आवाज अगर आप कम कर दें तो बेहतर हाँ। जो है वो सुन पाएंगे आप। अच्छा चलें, ठीक है, आपको बता देते हैं हम, ठीक है। अच्छा देखिए, ब्लड जी पूरा मैम, है। और मेरा एक मसला और है
हाँ बोलिए शमसा। मेरी आंखों में कोई एलर्जी है ना, मेरी पलकें जो है ना, ऐसा लगता है जैसे खुश्की होती है ना, जैसे आपने खुश्की होती है जी, उस तरह मेरी आंखों में जलन होती है और खारिश होती है, जिसकी वजह से मेरी पलकों के बाल गिर जाते हैं। हाँ, डिस्कस ये कर भी ये लेते मैंने हैं। अभी एक सेकंड पहले जो बताई ना हर्बल पोटली, आप इसका इस्तेमाल करें। एक शो के एंड पे मैं एक सीरम बताऊंगी, आप लोगों ने वो सीरम भी यूज करना है, वो भी इन तमाम मसाइल का हल है। ठीक है, जी मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, एड़ियों की इन्होंने बात की है। जी। एड़ियाँ फट जाती है, आयरन भी पूरा है, स्किन भी ऑयली है। हम्म, तो देखिए देखने में जो Blood आता है भी ना, ठीक सुने है। ब्लड भी ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए देखने में ये आता है कि जो ज्यादा पानी का या तो काम करते हैं उनको होता है, या एक एलर्जी होती है जो दाने से दाना फैलता है। लेकिन उसमें ये कि फिर भी एड़ियाँ नहीं, आप पता नहीं इनकी एड़ियाँ किस टाइप से फटी, चाहे बहरहाल जो भी है। ठीक है, इसका एक मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने खुद बना के रखना है। बीज वैक्स लेनी है, बीज वैक्स ना मिले तो मोमबत्तियां जो होती हैं, ठीक है, 2 मोमबत्ती ले लें। ठीक है, मोमबत्ती लेके आप उसको तोड़ के इस तरह ये है, इसके अंदर डाल लें, थोड़ा सा इसके अंदर वैसलीन डाल लें, थोड़ा कैस्टर ऑयल डाल लें और थोड़ी सी ग्लिसरीन। 4 चीजें हैं, इनको आपने क्या करना है, डबल बॉयलर के अंदर बॉयल करना है। ये एक क्रीम टाइप सी बन जाएगी। ठीक है, क्रीम आपने ये करना, रात को अच्छे तरीके से एड़ियों के अंदर फुल तरीके से लेप कर देना। लेप करके आप सॉक्स पहन के लेट जाएं, या कोशिश करें कि दिन में करें इस तरह और शॉपर चढ़ा लें, तो ये इसका ज्यादा असर होता है। ठीक है, फिर बोरिक पाउडर मिलता है, आप उसी के अंदर बेशक बोरिक पाउडर भी डाल लें, या अलहदा से जो वैसलीन होती है, वैसलीन के अंदर सिर्फ बोरिक पाउडर मिक्स करके आप वो लगा लें फटी हुई एड़ियों पे। ये तो 2 दिन का काम है, 2 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो आप जाएगी, वो कोई इशू सीरम नहीं का है। आप जिक्र कर हाँ, रही हैं, तो आप बताएं कि कैसे बनेगा वो सीरम। सीरम का मैं ये जिक्र कर रही थी। ये है मेरे पास मीठे बादाम का तेल। ठीक है, अच्छा। मीठे बादाम का तेल है। ठीक मीठा है, बादाम, आप गुरबंदी, ईरानी, गुरबंदी देसी बादाम। ठीक। देसी बादाम मेरे पास होता ही देसी बादाम का तेल है। ये देसी बादाम का तेल है मेरे पास। ठीक है, 30 ml। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो फिटकड़ी का पाउडर है, ठीक है, पिसी हुई फिटकड़ी जो आपके सामने ये रखी हुई है, हमने ये डालनी है इसके अंदर। कितनी, ये आपके सामने ये एक छोटी सी चम्मच, टीस्पून भी हाफ है ये। ठीक है ना, टीस्पून हाफ है। इसको सॉरी इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे, डालिए। सीरम रहना चाहिए। ठीक है, ये वो वाला सीरम बनने लगा है कि जो आप हेयर, अपने फेशियल हेयर रिमूव करके जब आप इसको लगाएंगी तो आपके जो पोर्स है वो ओपन जो होते हैं वो भी नहीं होंगे, बालों की ग्रोथ भी कम होगी, आपके डार्क स्पॉट हैं जो आपके चेहरे पे, फेशियल हेयर जिसको बोलते हैं, वो भी इंशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और आपका सुपरफिशियल लेजर करवाने के बाद ये सीरम यूज कर लें। सीरम यूज कर लें। ठीक है, वो एक और चीज भी मैं बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने डाल दी है फिटकड़ी। इसके बाद जो इसके अंदर अगली चीज जो जाएगी वो जाएगा ये वाले फूल। इन फूलों को क्या कहते हैं? ये है गुलहड़ के फूल। ठीक है, ये गुलहड़ के फूल हमने डालने ही, ये इधर रख के मैं बताऊंगी। अब जब हमारा ये सीरम तैयार हो रहा है, कॉलर साथ हैं, क्या वक्त है हमारे पास कि हम कोई और चीज ऐड कर सकें? ठीक है, आप करते रहें। 2 मिनट टाइम है टोटल। 2 मिनट टाइम है, तो ठीक है, अगर कॉलर आप लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इस सीरम में पूरा कर दूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉलर हैं? राजा वसीम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा राजा वकील, बताइएगा क्या इशू है आपका? मेरे बेटी है 8 साल की, तो उसके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और छोटी बेटी है 3 साल की, और उसकी कमर पे और बाजुओं पे बाल है बहुत ज्यादा। अच्छा, कमर और बाजू पे बाल है, तो बस फिर आप कॉल बंद करके जल्दी से नुस्खा सुन लें। ठीक है जी, ये सिर्फ 2 मिनट टाइम है क्योंकि ये सीरम बन गया है। देखें जी, जितना ये खूबसूरत है उतना ही आपको खूबसूरत बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, स्वीट आलमंड ऑयल लिया है, साथ में मैंने इसके अंदर डाली है, आप मुलट्ठी या दालचीनी में से एक डाल सकते हैं, गुलाब का फूल या गुलहड़ इसी में से एक डाल लें, और इसको आप 8 दिन के लिए डार्क प्लेस पे रख दें। 8 दिन के बाद इसका सारा अरोमा, सारा एक्सट्रैक्ट ऑयल में आ जाएगा। जब आपने वैक्स करवानी है, जब आपने फेस वॉश करना है, दिन में 2 बार 3 बार, इसका कोई ये पाबंदी नहीं होती हर्बल चीजों की कि आपने 1 बार ही लगानी या 2 बार लगानी। ठीक है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं और अपने चेहरे को चमका सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो इनका सवाल था जी राजा वसीम साहब का, ये नोट करें जी, ये है हड़ताल वर्किया। ठीक है, अच्छा, हड़ताल वर्किया, इसकी मैं शक्ल आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पंसार से मिलेगा, एक बहुत ही चमकीला पत्थर होता है। ठीक है, थोड़ा ये देखें इसके ना, जिस तरह इसके रंग होते हैं ना, आपने क्या, जब बारिश के बाद जो होती है कोसे कजा जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए रंग नजर आ रहे हैं ना, ये आपने पहचान कर लेनी है इसकी। ये है हड़ताल वर्किया, और इसके साथ आपने लेना है नुशादर या कुश्तेशीरी, एक चीज ले लें, कुश्तेशीरी ले लें आपने, बराबर मिकदार में इसको लेके इतना बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि अगर आप पानी पे डालें तो ये पानी के ऊपर रहे।
नीचे इसकी ग्रेन्स ना हो, ठीक है। Okay. जब आपने वैक्स करवा, ये मैं वो वाला आज आपको नुस्खा देके जा रही हूँ कि अभी तक जो मैंने कहीं नहीं दिया था, ठीक है। ये आप कहें कि ये आपके घर का लेजर है, आपने ये डायरेक्ट भी कर सकता है। लेट्स से जैसे ये हमारे बारीक हेयर हैं, इनके ऊपर आप अर्के गुलाब में मिला के थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से रब करेंगे तो ये वाले बाल तो खत्म हो जाएंगे। अगर आप इसको वैक्स करके, ठीक है, चाहे आपके मोटे बाल हैं चाहे आपके बारीक बाल हैं, आपने वैक्स करने के बाद 3 दिन लगातार ये लगा ले, इंशाल्लाह 3 एप्लीकेशन में 95% बाल आपके खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छे नुस्खे थे और यकीनन जो हमें देख रहे हैं उन्होंने इस्तेफादा थोड़ा हासिल किया सा होगा। है 30 सेकंड का टाइम। हाँ, जल्दी से बता अच्छा दें अच्छा, जल्दी से। अभी अगली चीज एक मैं बताने लगी हूँ कि जिस तरह मैंने पिछली दफा बताया ना किक्कर की फलियों का आप जी। लोगों को, ठीक है, इसी तरह किक्कर की वो बारीक वाली फलियां जो कि जिनके अंदर बीज नहीं बनता, ठीक है, ये नोट कर लें, ये आप भी नोट कर लें जिनका अभी क्वेश्चन था, ठीक है। ये उनके लिए ये भी है, ये भी है। वो वाले अक्सर लोगों को देखा है ना, इधर बाल होते हैं खवातीन को मोटे मोटे, किसी किसी को जिस तरह आपने इन्होंने बताया कि मोटे बाल हो गए, किसी को मोटी बड़ी दाढ़ी आ जाती है, ठीक है ना, लड़कियों के अक्सर हमने देखा है। अब तो बहुत कॉमन है। 5% 10% देखने में आता है। उनके लिए मैं खास बता रही हूँ ये कि आपके चाहे बाजुओं पे हैं, टांगों पे हैं, जहां भी बाल है, जहां आप बाल खत्म करना चाहते हैं, आपने वो कच्ची फलियां लेनी है, उनकी चटनी बनानी बगैर पानी के, ठीक है, सिलबट्टे के ऊपर बनाएं। आपने वैक्स करनी है, वैक्स करने के बाद 3 दिन लगातार लगाएं, इंशाल्लाह दोबारा ये प्रॉब्लम होगी नहीं। चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नईमा आपका। बहुत सारे सवालात भी थे, लोगों के मसाइल भी थे जिनका आपने हल भी बताया, नुस्खे भी बताए, और यकीनन आप भी जब ये टोटके इस्तेमाल करेंगे और आपको भी इससे फ़ायदा होगा तो आप अपना फीडबैक भी जो है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मसले पे हम डिस्कशन करें तो जनाब वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जनाब जिस पे ज़्यादा लोगों के मसाइल आए, जिस पे ज़्यादा कमेंट आए, हम वो मसला जो है वो डिस्कस करेंगे आपा के साथ। अभी जनाब प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने 13 में से 9 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को भी अपने हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी के 4 उम्मीदवारों को मुबैना धांधली के जरिए शिकस्त दी गई है और पीपल्स पार्टी इन 4 हल्कों में तहकीकात कराने और दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्ट्रिक बसें भेजने पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमनाज खान। उनसे बात करते हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स देते हैं। इमनाज, कहिएगा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्कों के सामने आने वाले गैर हतमी गैर नताइज के बाद इस वक्त वादी में सियासी माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, देखें, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 जो 27 जुलाई को पहले एक ही दिन होने थे, सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज की बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला किया कि उनको 3 मरहलों में करवाना है। हर डिवीजन में अलग से इंतखाबात होंगे, पहले मीरपुर में होंगे, फिर मुजफ्फराबाद और फिर पुंछ डिवीजन में। अगर बात की जाए मीरपुर डिवीजन की 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई से पहले पीपल्स पार्टी नून लीग आप बहुत सारे जलसे कर चुके थे। बिलावल भुट्टो यहाँ पे आए, मरियम नवाज आई, उसके अलावा बाकी जो लीडरान है वफाकी गुजरा, उन्होंने दौरे किए, अपनी मुहिम को जोर और शोर से जारी रखा। और उसके बाद जब नताइज आने का सिलसिला जारी हुआ तो ये आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान की और दुनिया भर में जहाँ भी इंतखाबात होते हैं वहाँ पर जब देखा जाए जो पार्टी शिकस्त खाती है वो बाद में दूसरी पार्टी के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाती है। हालांकि यहाँ पे अगर पोलिंग की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे, कहीं पे भी धांधली का आप तस्वर नहीं कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ हल्कों का विजिट किया कि जहाँ पे हमने देखा कि वोटर्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी मौजूद है, वहाँ पे गड़बड़ नहीं हो सकती, ना धांधली का कहीं पे कोई अंसर मौजूद था। बात यह है कि 13 सीटों पे 9 सीटें जो हैं उनके ऊपर सरकारी नोटिफिकेशन हो चुके हैं। अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि जो DRO थे मुतलका इजला के 3 इजला के, उन्होंने बाकायदा तौर पर सरकारी नोटिफिकेशन जीतने वाले उम्मीदवारों को दे दिए हैं। जिसके बाद पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये धांधली हुई है, चूंकि पीपल्स पार्टी को
शिकस्त का सामना रहा और लोगों ने अपने वोट की ताकत से नून लीग का इंतखाब किया है। अच्छा इमनाज, हमें बताइए, पीपल्स पार्टी ने 4 हलकों में मुबैना धांधली की तहकीकात, दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया है। कल कमर जमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि वो एतराज़ात जो हैं वो भी दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन में। तो हमें ये बताइएगा कि ये जो बिलावल भी वोट पर डाका डालने का बयान दे रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल, कोई वजाहत सामने आई है? सर अभी तक इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इस तरह की कोई प्रेस रिलीज या कोई वजाहती बयान जारी नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग थे उन्होंने वोट की पर्ची से अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी जो है उनको नहीं मुंतखब किया, इस वजह से वो इल्जाम लगा रही है। हालांकि देखा जाए तो जिन हलकों के ऊपर ये एतराज़ात उठा रहे हैं वहाँ पे हमने खुद रिपोर्टिंग की है, जाके फील्ड में देखा है। अच्छा, कहीं पे भी कोई इस तरह का इशू नहीं था। हम वहाँ पे लबा सुनो न्यूज की टीम वहाँ पे मौजूद रही, कहीं पे भी कोई फुटेज सामने नहीं आई, कहीं पे भी कोई। अच्छा इमनाज साहब, हमें ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो घर चौधरी यासीन का नहीं था जहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान गए, पोलिंग बैग्स लेकर गए। इस हवाले से बताइएगा। वो तो कहते हैं कि जनाब वो तो पीटीआई का कोई रहनुमा था जिसके घर ये प्रिजाइडिंग अफसरान। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो काउंसलर थे वहाँ के कोटली वार्ड के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते थे। अभी उनका कोई पता नहीं है किस पार्टी में है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो चौधरी यासीन के फ्रंट वोटर नहीं थे। ये बात दुरुस्त है, ये उनका इल्जाम दुरुस्त है कि वो पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक नहीं था। लेकिन रात की तहरीकी में जिस पटवारी के साथ वो मिल के गए उनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से था, और वो पटवारी साहब जो है वो अपनी गाड़ी के ऊपर पीपल्स पार्टी का बैनर लगा के घूमते फिरते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। तो जब रात की तहरीकी में आप बैग लेकर किसी के घर भी जाते हैं तो जो वोटर्स है जो अपना हक इस्तेमाल करना चाहता है आजादाना, वो उससे एतराज उठाएगा कि आप रात की तहरीकी में बैग लेके जा रहे हैं तो फिर हमारा वोट देने का मकसद क्या है। ये एतराज उठाया गया था। दूसरा वो इमनाज कहते हैं कि सुबह आके जी हमने तो वो बाकायदा उन्होंने दिखाया कि वो बैग जो थे वो मुकम्मल तौर पर सील थे। नहीं, वो रात को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने दोनों जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको गिरफ्तार करवाया, मुकदमा किया और बैग जब्त किए। अब जब्तगी के बाद कौन से बैग वहाँ पे गए कौन से नहीं गए ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो इंटरनल प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर का उसमें तो किसी को इजाजत नहीं है कि आप पता कर सकें कि बैग ये था वो था। लेकिन जहाँ से ये चौधरी यासीन साहब के प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की वीडियो वायरल हुई है, वहाँ से चौधरी यासीन साहब 3 से 4 हजार की लीड से जीत चुके हैं। अच्छा, वहाँ से नून लीग का उम्मीदवार हार चुका है। तो ये दूसरे हल्का जो इनका आबाई गाँव है, चौधरी यासीन साहब 2 सीटों से लड़ रहे थे, एक से हार गए और एक से जीत गए। जहाँ पे इनके धांधली के सबूत है वहाँ से चौधरी यासीन साहब जीत गए, आबाई हल्के से हार गए। अच्छा इमनाज, हमने देखा है कि बहुत अपसेट्स भी हुए हैं, जैसे LA-7 भिंबर में नून लीग के चौधरी तारिक फारूक के हाथों साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की गैर मुतवक्के शिकस्त हुई है। इसके पीछे क्या वजूहात सामने आ सकी हैं? मैडम, एक तो बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का वोटर्स वफाकी हुकूमत पे डिपेंड करता है। जब वफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है तो वो उसी को वोट देते हैं। ये हिस्ट्री है आज़ाद कश्मीर की। जब से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने अपनी यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट बनाए और अपनी जमातों को यहाँ पे मजबूत किया, उसके बाद जो भी हुकूमत वफाक में होती है, इससे हिस्ट्री बैक देखी जाए तो इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल की थी और वो लोग जीते थे जिनको ये लोग समझ ही नहीं सकते थे कि ये असेंबली में जाएंगे, लेकिन लोगों ने उनको वोट कास्ट किए थे। इसी तरह इस वक्त वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और लोग मुस्लिम लीग नून को इस वजह से वोट कास्ट कर रहे हैं कि वफाक के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर। इमनाज, हमें ये भी बता दें कि मरियम नवाज की जानिब से जो इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो दी गई हैं, उस पर भी बड़ा शोर मच रहा है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी शोर मचा रही हैं कि इन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। क्या वाकई ऐसा? सर देखें, ये जो इलेक्ट्रिक बसें थी ये GB में भी गई थी, ये आज़ाद कश्मीर में भी आई थी। और मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातें जो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं धांधली के लिए या प्रीपोल रिगिंग हो रही है, लोगों को लालच दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का वोटर्स बहुत बाशऊर है। ना वो स्कीमों की लालच में आता है, ना वो बसों की लालच में आता है। नून लीग बसें भी दे
जिन जिन हल्कों में उन्होंने दिए वहाँ पे नताइज देख लीजिएगा। जब मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाब, ये बात नहीं है, आज़ाद कश्मीर का वोटर अवेयरनेस रखता है, वो कभी भी लालच में वोट किसी पार्टी को नहीं देता। बिल्कुल। और अब चूंकि 2 मरहले रहते हैं, अब देखना ये है कि इन 2 मरहलों में कौन सी पार्टी किसको चित करती है। हमारे नुमाइंदे इमनाज खान हमारे साथ मौजूद थे। इमनाज, आपका बहुत शुक्रिया। और जी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हमें बता रहे थे कि पहला मरहला जिस तरह से मुकम्मल हुआ और अब जो 2 बाकी मराहल होना है, तो उसमें अब देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी दोबारा से लीड ले सकती है या बिलावल भुट्टो नहीं। ने तो कल तकरीर की है और बड़े वो गुस्से में नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि अब उन्होंने सोचना है कि उन्होंने नून लीग के बारे में सोचना है या पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना है। तो और let's ये see क्या यकीनन होता है। बिलावल का तो जन्नत देखें पारा हाई है। आप हमें बताएं मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है, मौसम की क्या सूरत हाल है। तो चलिए मौसम की सूरत हाल जानते हैं। नाजरीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं बुलंदोबाला सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, जहाँ पर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिलगित की। तो गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं स्कर्दू की। तो स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। और अब रुख करते हैं सयाहों की जन्नत जनी आज़ाद कश्मीर की जानिब। तो आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करते हुए सबसे पहले मुजफ्फराबाद की बात करते हैं। तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। श्रीनगर के मौसम की बात करें तो श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मेजबानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। और सबसे पहले अगर सूबे की बात करें तो सूबे के अजला में मौसम मरतूब रहेगा, ताहम बलाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है। तो सबसे पहले पेशावर की बात करते हैं। तो पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड कहलाने वाले सवात के मौसम की बात करें तो वहाँ पर मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दीर, चित्राल, सवात, कलाम, मालम जब्बा, कोहिस्तान, शांगला, बटकराम, बुनेर, पिशावर, कुरम, कोहाट और वजीरास्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन यानी पंजाब के मौसम की तरफ। तो पंजाब के बेशतर अजला में मुतदल दर्जा हरारत और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए मुल्तान के मौसम की बात करते हैं तो मुल्तान में पारा 41 तक जाने की तवक्को है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री रह सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, सियालकोट, नारोवाल और ओकाड़ा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब रुख करते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जबकि बास मकामात पर बारिश और आंधी का भी इम्कान मौजूद है। तो कोयटा की बात करें तो कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शाम के औकात में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो आखिर में बात करते हैं वादिये मेहरान यानी सिंध की। तो सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि वस्ती और बालाई सिंध में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर कायद कराची की बात करें तो कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है।
हैदराबाद के मौसम की बात करें तो हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सखर, जैकबाबाद और कराची समेत साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। तो जनाब, मौसम भी बरसात का होता है, अशकों की बरसात भी होती है और इंसान की ज़िंदगी में जन्नत कुछ रिश्ते, कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो दिल की बंजर ज़मीं पर उम्मीदों और मोहब्बत के फूल खिला देते हैं। लेकिन जब वही रिश्ते अचानक अधूरे रास्ते में साथ छोड़ जाएं तो दिल सिर्फ एक ही सवाल करता है, घर छोड़ के जाना था तो आया ही क्यों। वाह वाह वाह। हम बात कर रहे हैं मौसीकी और शायरी के एक ऐसे हसीन और दर्द भरे संगम की जो हर उस दिल की तर्जुमानी करता है जिसने कभी मोहब्बत में बिछड़ने का दुख सहा हो। म्यूज़िक प्लेटफॉर्म बीट रीड की जानिब से पेश करदा ये खूबसूरत गज़ल ना सिर्फ समातों में रस घोलती है बल्कि दिल के तारों को छेड़ देती है। आइए नाज़रीन, मिलकर सुनते हैं और महसूस करते हैं इस शाहकार गज़ल की खूबसूरत धुन और शायरी को। जाना था तो आया ही क्यों था, मुझे इस तरह अपनी आदत बनाया ही क्यों था। घर छोड़ के जाना शौक बेखुदी से था लाइलम मगर शाद, दिल ज़ार को मोहब्बत का सबक पढ़ाया ही क्यों था। घर छोड़ के जाना रस्तों की तरह अपनी रह गुजर में मगन, अपनी खुशबू को मेरी खाक में बसाया ही क्यों था। घर छोड़ के जाना किसी नाम की ख्वाहिश थी न किसी वसल की जिद, मेरे दिल में तमन्ना को जगाया ही क्यों था।
आया ही क्यों था, घर छोड़ के जाना था, तू आया ही क्यों था, मुझे इस तरह अपनी आदत बनाया ही क्यों था। बहुत ही खूबसूरत गज़ल थी उज़ैर, कमाल। और आपको कोई याद तो नहीं आया? देखें जन्नत, ये गज़ल इतनी ज़बरदस्त है। बेशक कोई छोड़ के गया या किसी को आपने छोड़ा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो गज़ल है इसकी फील ऐसी है कि जनाब हर कोई लिरिक्स इसका बहुत लुत्फ़ उठा खूबसूरत सकता हैं, है। बहुत लिरिक्स बहुत ज़बरदस्त शायरी है। खूबसूरत हैं और शायरी बहुत अच्छी है, और यकीनन जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत पसंद आई अपना होगी। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। देख वापस लेते आए। हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुना पाकिस्तान। नाज़रीन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि जनाब रात 2 से 3 बजे के दरमियान अचानक आंख खुल जाती है और फिर घंटों दोबारा नींद नहीं आती, जिसके बाद वो जहनी तनाव या किसी तिबी मसले का खदशा महसूस करने लगते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसा तनाव की वजह से होता है। कुछ लोगों को खदशा होता है कि ये किसी संगीन बीमारी की अलामत हो सकती है, लेकिन रात में जागने की कई वजूहात और भी हो सकते हैं। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक रात के पहले हिस्से में गहरी नींद ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे सुबह करीब आती है तो नींद हल्की होती जाती है। मतलब 2 से 3 बजे के दरमियान अक्सर लोग हल्की नींद में होते हैं, और जिस दौरान मामूली आवाज़, दर्जे हरारत में तब्दीली या हल्की हरकत भी जगाने का सबब बन सकती है। दोबारा नींद न आने की वजूहात क्या हैं और अच्छी नींद को कैसे मुमकिन हम बना सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। और